नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस राजगढ़ का रण में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 29 लोकसभा सीटों में 12 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। तीसरे चरण में एमपी की कई हाई प्रोफाइल सीटों में एक सीट है राजगढ़, जहां 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह मैदान में हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी के रोडमल नागर से है। माना जा रहा है कि सीट पर मुकाबला कड़ा व दिलचस्प होने वाला है। रोडमल नागर की बात की जाए तो वे यहां से 2 बार के सांसद हैं और इस क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। रोडमल नागर ने 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से जीता। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वे कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। दिग्विजय सिंह के राजगढ़ सीट से मैदान में आने के बाद जिस तरह से वहां पर जो मुकाबला है वो कड़ा हो चुका है। और दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह लगातार एक अलग अंदाज में वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। जिस दिन से उन्हें वहां से कैंडिडेट घोषित किया, तभी से दिग्विजय सिंह पैदल पैदल चलकर पैदल यात्रा के जरिए तकरीबन एक दिन में 20 से 25 गांव पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हो। कहीं ना कहीं कई मौकों पर वो इमोशनल भी दिखते हैं। यानी कि दिग्विजय सिंह का राजगढ़ से जिस तरह से नाता रहा है और अब वो समय है जिस तरह से पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा उसको भुनाने का। और यही कारण है कि वो लगातार पैदल मार्च के जरिए पैदल लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और सीधे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। यही बड़ी ताकत उनकी बताई जा रही है। दूसरी तरफ रोडमल नागर की हम बात करें तो रोडमल नागर भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और क्योंकि अगर राजगढ़ की बात की जाए तो जो 5-6 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं मध्य प्रदेश में, चाहे हम बात छिंदवाड़ा की करें जहां पर चुनाव हो चुका है, या फिर हम मुरैना की हम बात करें, इसके अलावा हम मंडला जहां पर भी वोटिंग हो चुकी है, 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला कड़ा है। हालांकि अन्य जो कैंडिडेट हैं वो भी इन्हीं यहां पर मैदान में है। आज इसी पर राजगढ़ का जो रण है, जो चुनाव है, उसी पर चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और अब बहुत कम समय बचा है 7 तारीख को, क्योंकि यहां पर वोटिंग होना है 5 तारीख को यहाँ चुनाव प्रचार थम जाएगा। और उसके पहले क्या कुछ परिस्थितियां वहां पर दिख रही है, सीधे मेहमानों के पास चलते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से हम बात राजगढ़ की कर रहे हैं, हमारे साथ में है योगेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। स्वागत करूंगा योगेश जी आपका। हमारे साथ में आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में। आशीष जी आपका स्वागत है। और अमित ताबरे जी हमारे साथ में, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। तो अमित जी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमित ताबरे जी, मैं आपके पास में आता हूं। अगर राजगढ़ की बात करें, और आप बेहतर तरीके से इस क्षेत्र को जानते हैं, समझते हैं, किस तरह का मुकाबला अब दिख रहा है? क्या वाकई कहीं ना कहीं जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी मैदान में हैं, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी को क्या एक चुनौती मिल रही है? और चुनौती मिल रही है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको लगता है कि नहीं, ये दिग्विजय सिंह के लिए, कांग्रेस के लिए प्लस है? अमित जी। हेलो। हाँ अमित जी, आवाज मिल रही है? हाँ राजेश जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, दोहरा देंगे? मेरा सवाल इस बात को लेकर है, हम बात जब राजगढ़ की कर रहे हैं और राजगढ़ के मुकाबले की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको ये लगता है कि वो दिग्विजय सिंह के लिए प्लस है, वो कांग्रेस के लिए प्लस है, और आप बेहतर गेंद वहां पर कर रहे हैं? क्योंकि अगर अभी देखा जाए, जिस तरह से 2014 की बात की जाए या 2019 की बात करें, एक बड़े अंतर से वहां पर रोडमल नागर, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट रहे, उन्होंने चुनाव वहां पर जीता। अब एक बार फिर दिग्विजय सिंह के खिलाफ सामने वो मैदान में है। दिग्विजय सिंह के लिए कौन सी ऐसी चीजें आपको लग रही है कि लगता है कि कांग्रेस आशान्वित है कि नहीं, हम यहां पर जीत हासिल करेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा ही
इस लोकसभा चुनाव में जिस चैनल पर भी डिबेट में बैठता हूं, तो जब भी आप लोगों से चर्चा होती है तो मैं बोलता हूं, जब 29-0 की बात होती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम 29 से 29 सीटें जीतेंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप छिंदवाड़ा, राजगढ़ और मंडला के बाद गिनती शुरू करिए कांग्रेस की। मतलब ये तीनों सीटें तो हम जीत ही रहे हैं। और रही बात राजगढ़ की बात, दिग्विजय सिंह जी देश के वरिष्ठतम नेताओं में, वो हमारे गर्व हैं। और उनके सामने रोडमल नागर जी हैं। आपको याद होगा राजेश जी की मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अपना मानते हैं, वो भी गए थे एक बार चुनाव लड़ने दिग्विजय सिंह जी के सामने, तो वो भी वहां की जनता ने उनको झोला बांध के वापस भिजा दिया था। ये तीसरी पीढ़ी है जन सेवा की। और जब इस तरह का चुनाव होता है, एक जन भावना का चुनाव होता है, लोगों का जो कनेक्शन है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे हों तो जो विकास कार्य उन्होंने वहां पर किए हैं, या उस क्षेत्र की जनता का एक एक व्यक्ति को अपना परिवार का सदस्य मानकर वहां के लोगों की जो सेवा उन्होंने की है, चाहे राज्यसभा सांसद की हम बात करें या उनके बेटे जयवर्धन सिंह जी की हम बात करें, तो उन सब ने एक पारिवारिक रिश्ता वहां पर बनाया है। और ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये रिश्ता दो तरफा है। तो हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। लेकिन अमित जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह का परिणाम, हालांकि ठीक है जयवर्धन सिंह जी वहां पर चुनाव जीत हासिल की, लेकिन जिस तरह से उन्हें कम मार्जिन से वहां पर जीत मिली, नहीं लगता तकरीबन 4000 वोटों से, जिस तरह से मुझे गणित मालूम है, तो नहीं लगता कि जो जिस ग्राफ की आप बात कर रहे हैं वो ग्राफ वहां पर गिरा है कहीं ना कहीं? देखिए, चुनावों में ग्राफ गिरना और चुनाव हारना एक अलग विषय है। चुनाव तो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी से अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हार गए थे। हाँ। तो उसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है, लेकिन जीत सबसे महत्वपूर्ण होती है। और उस जमाने में जब 2014 के बाद एक तरफा माहौल चल रहा था पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का, उस समय भी वहां पर जीतना जयवर्धन जी का अपने आप में ये दर्शाता है कि वहां पे लोगों से उनकी कनेक्टिविटी अपार है। चाहे लक्ष्मण सिंह जी की बात करें, चाहे जयवर्धन सिंह जी की बात करें, या दिग्विजय सिंह जी की बात करें, एक पार्षद के तौर पर उन्होंने अपनी सामाजिक और राजनीतिक पारी शुरू करी थी। और इतने लंबे समय तक लोगों के बीच बने रहना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो एक राजनेता नहीं है, वो वहां के परिवार के मुखिया के तौर पर काम करते हैं। चलिए मैं योगेश गुप्ता जी के पास में आ जाता हूं। योगेश गुप्ता जी की क्या, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, राजगढ़ एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए राजेश जी, कहाँ पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर 29-0 की बात करते तो यूं ही नहीं करते। 2014 में 27 सीटें, 2019 में 28 सीटें, और अब की बार 400 पार का जो नारा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिया है, तो उस 400 के अंदर 29 सीट का तमगा मध्य प्रदेश से माननीय मोदी जी की झोली में डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी प्रतिबद्ध है। हम 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, जो कहते हैं वो काम करते हैं, जनता से सतत संपर्क बनाए रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ माननीय दिग्विजय सिंह जी 33 साल बाद राजगढ़ पहुंचे। राजगढ़ की जनता ने उनके मुख्यमंत्री थे तब का कार्यकाल भी देखा है, मिस्टर बंटाधार वाला कार्यकाल। मैं नहीं समझता कि भूले होंगे। और मिस्टर बंटाधार जिस पार्टी के गौरव हो, जो माँ बहन बेटियों के बारे में अमर्यादित शब्द कहते हैं, और अभी वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उनका कल का हालिया जो आया बयान, जो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं, तो कहने का मतलब यह है राजेश जी कि आधी आबादी हमारी माँ बहन बेटियों की है, और कांग्रेस पार्टी ये अपेक्षा कर रही है कि वो उनको वोट करें, जबकि ये लोग निरंतर उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका लगातार अपमान कर। तो मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं कि जिस प्रकार 2014 और 19 की जो लीड थी हमारे प्रत्याशी श्रीमान रोडमल नागर जी की, वो बहुत ज्यादा थी। और हाल ही में लेकिन योगेश जी, इस बार मुकाबला रोडमल नागर का जो मुकाबला वो दिग्विजय सिंह से है,
और यही कारण जी। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी चुनौती है राजगढ़ सीट, क्योंकि वो उनका किला है, वो उनका गढ़ रहा है। देखिए, इस बार 2024 के आम चुनाव में हर तरह के किले ढाए जाएंगे। छिंदवाड़ा भी फतह होगा और राजगढ़ भी फतह होगा। कहने का मतलब यह है कि रोडमल नागर जी जनता के बीच से जुड़े हुए आदमी है, सतत संपर्क में पिछले 2 कार्यकाल उन्होंने चलिए मैं आशीष दुबे जी के पास में आऊंगा, आशीष दुबे जी के पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात होगी आशीष दुबे जी से। एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। सुन खबर पढ़े मोदी जी हाँ हम युवा मंडल छत्तीसगढ़ में भी IIT कॉलेज खुलवाए हैं। हाँ भाई, तभी मैं कहता हूँ जैन बनाए तेन ही तो सवारी, हम सबके वोट मोदी लगाई। जैन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। तो राजगढ़ का रण, राजगढ़ लोकसभा सीट पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे लगातार। जिस तरह से राजगढ़ सीट की बात करें, दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर के बीच यहाँ पर मुकाबला, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। आशीष जी, किस रूप में देखा जाए इस बार का राजगढ़ लोकसभा सीट का ये चुनाव? क्या बीजेपी के लिए दिग्विजय सिंह एक चुनौती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह अपने गृह क्षेत्र से हैं, गृह नगर से हैं, और दिग्विजय सिंह का जो एक पूरा एक ऑरा रहा है, कहा जाता था कि राजगढ़ यानी कि दिग्विजय सिंह, क्या उसका असर या उसका लाभ दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को मिलेगा, या फिर किस तरह से चीजें देखते हैं आप इस राजगढ़ लोकसभा सीट पर? देखिए, राजगढ़ लोकसभा सीट जो है, मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा या छिंदवाड़ा से ज्यादा जो है चुनौतीपूर्ण सीट बनी है इस वाले चुनाव जी, क्योंकि छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जो प्रतिष्ठा है वो डायरेक्टली दांव पे नहीं थी, उनके बेटे के साथ का संघर्ष था। यहाँ पर कांग्रेस के जो दूसरे बड़े नेता है, मध्य प्रदेश में 2 ही बड़े नेता मोटे तौर पर बचे हैं, तो यहाँ पर सीधे दिग्विजय सिंह की जो 45-48 साल का कैरियर है, वो जो अपनी कैरियर जो उनकी पूर्णता की तरफ आ रहा है, वहां पर ये पड़ाव उनके पास आया है और एक बड़ी चुनौती है। तो इसलिए राजगढ़ का चुनाव मुझे लगता है काफी टफ है, और इसलिए भी है कि वो सीट जो है वो हारी हुई सीट है कांग्रेस की, और वो भी 4.5 लाख वोटों से हारी हुई सीट है। पिछले चुनाव 2014 में 2.5 लाख वोट से हारे थे, 19 में 4.5 लाख वोट से हारे हैं। तो ये ज्यादा टफ, मुझे लगता है सबसे टफ चुनाव है राजगढ़। तो जहां तक इन परिस्थितियों को देख लें और दिग्विजय सिंह को देखें, जैसा आपने कहा दिग्विजय सिंह का एक ऑरा है, सब कुछ है, बात सही है, लेकिन दिग्विजय सिंह पहले भी वहां लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, और वो जो सीट है वो मोटे तौर पर RSS मिजाज की सीट है। उस पर प्यारेलाल खंडेलवाल ने लंबे समय काम किया है। प्यारेलाल खंडेलवाल ने दिग्विजय सिंह को हराया भी है, और दिग्विजय सिंह ने प्यारेलाल खंडेलवाल को भी हराया। लेकिन वो जो मुकाबले होते थे उस वक्त में, तकरीबन 2.5-3 दशक हो गए उसको, वो मुकाबले जो है बहुत करीबी हुआ करते थे। जैसे आखिरी जो दिग्विजय सिंह चुनाव जीते थे वहां 91 में, वो करीब 2,500 से जीते थे। तो इसलिए बदली हुई परिस्थितियों में वो सीट बहुत आगे तक जा चुकी है, उसका मार्जिन। तो ऐसे में ये बहुत टफ चुनौती है, और दिग्विजय सिंह के लिए बहुत सहज बात, मतलब एक अच्छी बात उस चुनाव में देख रहा हूँ। ऐसा ही छिंदवाड़ा में भी देखा गया था, और ये राजगढ़ में देखा गया कि अपनी सीट को खुद लड़ रहे हैं। वहां पर कोई स्टार प्रचारक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज सचिन पायलट जरूर आए हैं, तो वो कोई इतना बड़ा ऐसा कोई चीजें वहां पर नहीं, तो वो पूरा चुनाव जो है स्थानीय चुनाव है, और स्थानीय मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। जैसा आज उन्होंने कहा कि इसे लोकसभा चुनाव ना माना जाए, इसे ग्राम पंचायत का चुनाव मान के लड़ाए, हर बूथ पे इस चुनाव को लड़ाया जाए। तो चुनाव लड़ने की जो शैली है वो मुझे लगता है काफी अच्छी है, बेहतर है, और अभी तक जैसा दिग्विजय सिंह के साथ जो विवाद जुड़े होते हैं उसके मुकाबले ये अभी तक किसी तरह के किसी विवाद से, कहीं किसी तरह की राजनीतिक झंझटों से मुक्त ये चुनाव हो रहा है। तो ये चुनाव बड़ा देखने में, और आशीष जी सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी बहुत सिंपलिसिटी के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। पैदल 20 से 25 गांव में पहुंच रहे हैं, और जो
जो जिस तरह का प्रभाव बना है रोड पर लागत को लेकर के, जो वहां पर कुछ लोगों में शिकायतें हैं जी, तो ये सब चीजें दिग्विजय सिंह को प्लस पॉइंट करेंगी। बावजूद दिग्विजय सिंह का चुनाव वहां पर जीतना बहुत आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बहुत लंबी लीड उनको पार पाना है जी, लेकिन चुनाव लड़ने की शैली और चुनाव के प्रबंधन के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा। और यदि इसका नतीजा भाजपा के पक्ष में नहीं आता है तो ये चुनाव लड़ने की शैली का एक नमूना बने। बिल्कुल बेहतर बात आशीष जी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह एक अलग अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सिंपलिसिटी है, जिस तरह से 20-25 गांव पैदल वो जाके लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से आशीष जी ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह जी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और उनके बयानों से विवाद भी दिखता है, लेकिन इस बार पहला मौका होगा कि अमित शाह भी वहां पर आए, तमाम सारी चीजें कहीं, लेकिन किसी तरह का उनका इस तरह का बयान नहीं आया। मैं एक बार फिर अमित ताबरे जी के पास में आ जाता हूं। अमित ताबरे जी, खाई बहुत लंबी है, क्योंकि अगर 14 का देखें तकरीबन 2.5 लाख के आसपास, फिर अब 19 का देखें तो 4.5 लाख के आसपास। ठीक है, अब दिग्विजय सिंह जी मैदान में है, लेकिन और इसके अलावा जिस तरह से संघ का गढ़ रहा है राजगढ़, इस दूसरी तरफ मोदी की गारंटी की बात कर ले, मोदी जी के चेहरे की हम बात कर ले, तमाम सारी चीजें हैं। ऐसे में नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह के सामने या कांग्रेस के सामने जो चीजें हैं इतनी आसान नहीं है कांग्रेस की, जिस तरह से आप कह रहे हैं? खाई को पार करने वाले का नाम ही तो दिग्विजय सिंह है। आप समझिए, इस समय भी चुनौती को स्वीकार करना और पार्टी के आदेश को स्वीकार करके इस उम्र में भी आप देखिए कितना उनका पैदल प्रचार चल रहा है। तो यही एक ताकत है उनकी, दिग्विजय सिंह जी की। और इस देश में लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ की जनता सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी महत्वपूर्ण नहीं है। आज आप कल्पना करिए कि देश की जनता जो है वो ये देख रही है कि 10 साल का प्रधानमंत्री बात करते हैं मीट की, मटन की, बिरयानी की, मंगलसूत्र की, कल तो एक और आगे निकल गए कि कांग्रेस आई तो आपकी 2 में से 1 भैंस लेकर चली जाएगी। इतना झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। जनता को मतलब है कि आपके बीच का व्यक्ति होना चाहिए, आपकी बातों को जो संसद में उठाए, आपकी नौकरी की बात करे, आपके खाने की बात करे, आपकी किस तरीके से बेहतर आपको शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा दे सके, वो जानना चाहते हैं। कांग्रेस लगातार ये बता रही है कि हम क्या करेंगे सरकार में आएंगे तो, और मोदी जी लगातार झूठ ये बोल रहे हैं, डरा रहे हैं, कभी मुसलमानों के नाम पर डरा रहे हैं, लगातार झूठ बोलने के नाम पर डरा रहे हैं। तो एक बार फिर मैं आपको कहूंगा, दिग्विजय सिंह जी के पास जो अनुभव है, मध्य प्रदेश के अनुभवी नेताओं में उनकी गिनती की जाती है, और जो उनके व्यक्तिगत संबंध है, मैं तो आपको ये बताऊं, आज मैं आपको फिर एक बार कोट कर रहा हूं कि छिंदवाड़ा, राजगढ़ और मंडला के आगे आप कांग्रेस की गिनती को शुरू करिएगा। चलिए योगेश जी, वो पूरी तरीके से मान के चल रहे हैं कि ये 3 के बाद बात करें आप, छिंदवाड़ा, राजगढ़ जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं अपने एनालिसिस में, और दूसरी तरफ मंडला, इसके बाद आप बात करिए। वो कह रहे हैं कि हम राजगढ़ सीट तो हम जीत ही रहे हैं, क्योंकि जो दिग्विजय सिंह का एक कद है, दिग्विजय सिंह जिस क्लेवर के नेता हैं, और वही जीत उनको हासिल करेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट डालेंगी और आप राजगढ़ सीट भी जीतेंगे? देखिए राजेश जी, दिग्विजय सिंह जी का मैनेजमेंट, उनका ऊंचा कद हमने 2019 के लोकसभा चुनाव भोपाल में भी देखा था। उन्होंने बड़े दम्भ से कहा था कि मैंने भोपाल की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा लिया है, अब मैं राजगढ़ नहीं जाऊंगा। उस समय वो 2018 में जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी उससे उत्साहित थे। जिस तरीके से हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोल के गए कि दिग्विजय सिंह जी का जनाजा जरा धूमधाम से निकले, तो यकीन मानिए धूमधाम से ही निकालेगी राजगढ़ की जनता राजा साहब का जो भी, क्योंकि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई वहां लड़ रहे हैं, ये मैं मानता हूँ स्पष्ट रूप से। छिंदवाड़ा का भी जो आदरणीय आशीष जी ने उदाहरण दिया था, वहां भी कमलनाथ जी स्वयं छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल पाए पूरे चुनाव तक, और चुनाव संपन्न 19 को हो गए। एक रायसेन की सभा के बाद वो दोबारा नजर नहीं आए, और जिस प्रकार से कमलनाथ जी के बयान आ रहे हैं, वो अभी से हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने एक और बात कही थी नामांकन फॉर्म भरते समय कि हम 84 लोगों के नामांकन फॉर्म जमा कराएं ताकि हमको ईवीएम से चुनाव ना लड़े। इनको 84 प्रत्याशी नहीं मिले नामांकन जमा करने के लिए,
राजगढ़ के पूरे बूथों पे राजा साहब के पास टीम ही नहीं है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता नदारत है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में जो पराजय लक्ष्मण सिंह जी की हुई है वो अलग नाराज चल रहे हैं, और जयवर्धन सिंह जी भी बहुत ज्यादा अंतर से जीते नहीं है। तो तैयारी पूरी है राजगढ़ की जनता के माध्यम से। हमारी लाडली बहनें, लाडली लक्ष्मी, हमारी माताएं जो देख रही हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार देश और प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपनी छत मिल रही है, जिन लोगों के नलों से जल आ रहा है जो दिग्विजय सिंह के शासन में कभी नहीं आया, जिन लोगों को ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा के माध्यम से बिजली मुहैया कराई जा रही है, जिन गांव में, जिन कस्बों में सड़कें नहीं हुआ करती थी आज वहां चमचमाती सड़कें हैं, तो ये सब राजगढ़ की जनता ने भी देख रही है, भली भांति समझ रही है, और पुनः 4 लाख से दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से भी हारे। चलिए अमित जी कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं आशीष जी के पास में आऊंगा। अमित जी कुछ जवाब देना चाहेंगे योगेश जी की बात का? देखिए, मैं क्या बात करूं गुप्ता जी की बात का। गुप्ता जी मेरे बड़े भाई हैं, और यदि मैं गलत नहीं हूं तो 3 साल 4 साल या 1.5-2 साल पुराने उनके बयान आप देख लीजिए, किस तरीके से वो महिमा मंडन करते थे दिग्विजय सिंह जी का भी और कमलनाथ जी का भी जी। बस इतना कह के मैं अब बात को खत्म करूंगा। चलिए मैं आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष जी, जिस तरह से बिल्कुल सही है कि इस बार जो राजगढ़ का मुकाबला है दिग्विजय सिंह के मैदान में आने के बाद काफी दिलचस्प है और कड़ा है, लगातार जिसकी बात कर रहे हैं। और आपने भी कहा कि जिस तरह से एक उन्होंने अंदाज, दिग्विजय सिंह जिस कद के नेता हैं और जो एक उनकी स्टाइल रही है राजनीति की, उससे अलहदा वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक सिंपलिसिटी उनकी दिख रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों से सीधे कनेक्ट कैसे हुआ जाए। वो किसी गाड़ी से प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी वाहन पर नहीं जा रहा है, वो सीधे पैदल चल के कर रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने नर्मदा परिक्रमा यात्रा की थी। यही चीजें हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो मुकाबला है वो यहाँ पर कड़ा और रोचक है। बिल्कुल, ये बात तो सही है, मुकाबला बहुत रोचक है। और देखिए इसका कुछ एक बड़ा राजनीतिक पहलू ये भी है कि दिग्विजय सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के सबसे मुखर और सबसे तीखे आलोचकों में रहे। उनके बयान बड़े, भाजपा को लेकर बड़े पहने बयान उनके हमेशा रहे जी। ऐसे वक्त में जब वो राजगढ़ में अपनी वापसी की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी तब उस जगह पे जो भाजपा का लगभग गढ़ बन गया है लोकसभा के नाम, लोकसभा सीट के नाम, तो वहां पे ये मुकाबला दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर के साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि ये दिग्विजय सिंह वर्सेस बीजेपी के मुकाबला जी। ये मुकाबले को सिर्फ ऐसे करके हम नहीं देख सकते, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। इसको देखिए, वहां पे शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, अमित शाह और बहुत से लोग गए वहां पे, उन्होंने सभाएं की। तो इससे समझ में आता है भाजपा में उसको सिर्फ रोडमल नागर के भरोसे नहीं लड़े। भाजपा अपने सारे पैतरों से, अपने सारे चुनावी जो उनके अस्त्र और शस्त्र हैं, उसके जरिए भाजपा वहां चुनाव लड़े। तो ये मुकाबला दिग्विजय सिंह जो है 2 तरफा लड़ रहे हैं। वो रोडमल नागर से भी लड़ रहे हैं, स्थानीय हालातों से भी लड़ रहे हैं, और वो पूरी भाजपा से भी एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए जो है ये चुनाव में देखता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चुनाव काफी रोचक है। चलिए, बेहतर बात कर रहे हैं आशीष जी की मुकाबला काफी रोचक है। उसका कारण ये भी है कि दिग्विजय सिंह जिस तरह से कहीं ना कहीं एक इमोशनली कार्ड भी उनका वहां पर दिख रहा है, और आशीष जी जिस तरह से कह रहे हैं कि न केवल रोडमल नागर से उनका मुकाबला है, बल्कि उनका संघ से भी मुकाबला है, बल्कि उनका बीजेपी से भी मुकाबला है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। देखना होगा कि जिस तरह से राजगढ़ का जो रण है, 7 तारीख को वहां पर वोट डाले जाएंगे, किस तरह की चुनावी तस्वीर वहां से निकल कर आती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार राजगढ़ लोकसभा सीट पर जो मुकाबला है कड़ा और दिलचस्प है। इंडियन एनालिसिस बस इतना ही। IND24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।